मेरे भी बच्चे हैं तो चॉकलेट्स खाते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो आपका क्या सजेशन है कि हम बच्चों को किस टाइप से मतलब कंट्रोल कर पाए कि उन्हें कैविटी से। इंडिया के अंदर आई वुड से कि 90% लोगों को ब्रश करना आता ही नहीं है प्रॉपर तरीके से। वो अपनी तरह से टीवी में देख, जैसा कि कहा गया प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो हमको ऐसा कुछ कीजिए कि दांतों में प्रॉब्लम हो ही ना, वो ज़्यादा बेस्ट है। और यदि ऐसे ऐसे रगड़ेंगे तो इस तरह से ब्रश करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये इस तरह से तो बेटर है कि ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शीतल मिश्रा आपका अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। आजकल की दिनचर्या इतनी बिजी हो गई है कि लोग अपनी हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इस चैनल के थ्रू मैं आपको हेल्थ से रिलेटेड कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन दूँ जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो। तो इस चैनल में हम एक्सपर्ट के थ्रू आपको इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे। तो आज मैं आई हूं जयपुर में कृष्णा डेंटल क्लिनिक में जोटवाड़ा के डॉक्टर कमल जी के यहाँ पे। तो डॉक्टर कमल जी एक डेंटिस्ट है और काफ़ी सीनियर डॉक्टर है। तो सर आपका मैं अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। और पहले तो मैं आपका इंट्रोडक्शन मांगूंगी कि मतलब आपका स्पेशलाइजेशन किस में है। थैंक यू डॉक्टर शीतल। तो मेरा नाम डॉक्टर कमल है और मैं यहाँ पे कृष्णा डेंटल केयर खिरनी फाटक जोटवाड़ा जयपुर में काम करता हूँ। और मुझे प्रैक्टिस करते हुए लगभग 15 ईयर्स हो गए। मैंने प्लांट सर्जरी के अंदर स्पेशलाइजेशन किया हुआ है। हमारे यहाँ पे ऑल टाइप्स ऑफ प्रोसीजर होते हैं जो भी डेंटिस्ट्री के अंदर हैं। कॉस्मेटिक्स होते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर्स और जो भी किसी भी प्रकार के डेंटल से प्रॉब्लम, ऑल टाइप ऑफ प्रोसीजर अंडर वन रूफ, ये हमारा मोटो है। और हम चाहते हैं कि हमारे जो पेशेंट्स आए उनको प्रिवेंटिव केयर के बारे में हम ज़्यादा मोटिवेट करें इंस्टीड ऑफ के क्योर। ऐसा कहा गया कि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो ऐसा जैसा कि बताएं डॉक्टर शीतल जी इसके लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं कि आपको पहले से बीमारियों की जानकारी रहेगी तो आप ध्यान रख पाएंगे, तो आपको बीमारी नहीं होगी तो आप इन सब कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। थैंक यू। तो सर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आजकल डेंटल प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होती है, तो कॉमन डेंटल प्रॉब्लम कौन कौन सी है और इसे हम कैसे प्रिकॉशन ले सकते हैं। हाँ, जैसा कि हम देखते हैं कि हमारी जो पहले की लाइफ स्टाइल थी, हमारे जो पूर्वज थे, और आज की जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत चेंज हो चुकी है। हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत बिजी हैं, और इन्वायरमेंट भी बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है और स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। तो इसकी वजह से इन सब का ओवरऑल हेल्थ पे तो इफ़ेक्ट पड़ता ही है। और हमारी जो डेंटल हेल्थ है, ओरल हेल्थ है, वो भी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिटोरिएट हो चुकी है। और सबसे बड़ी विडम्बना ये है कि भारत देश के अंदर ये मोस्ट नेग्लेक्टेड पार्ट है अपनी बॉडी का, ओरल हेल्थ, क्योंकि लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं है और ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं अपने डेंटल हेल्थ के ऊपर, ओरल हेल्थ के ऊपर। तो आजकल जो मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों के अंदर वो है कैविटीज़ की, पायरिया की, जिंजिवाइटिस जिसको बोलते हैं, और फाउल स्मेल की, ब्लीडिंग गम्स की। तो ये मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स है जो मेरे को आजकल देखने को मिल रही है। इवन जो छोटे छोटे बच्चे हैं तो उनके अंदर भी कैविटीज़ की जो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कैविटीज़, मतलब कि छोटे छोटे बच्चों के अंदर, क्योंकि उनका फूड हैबिट सही नहीं है, चॉकलेट्स ज़्यादा खाते हैं, क्लीनिंग की प्रॉपर एजुकेशन नहीं है। तो ये सब चीज़ें मेनली ज़्यादातर कैविटीज़ और जिंजिवाइटिस ये सब ज़्यादा हो रहा है। तो सर जैसे अभी किसी को दांतों का प्रॉब्लम नहीं है तो नॉर्मली उसे मतलब कितने बार डेंटल का चेकअप करना चाहिए या फिर अपने टीथ को क्लीन करवाना चाहिए। तो इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जो डेंटल की प्रॉब्लम होती है, अचानक से जैसे हमारे हाथ पे कहीं चोट लग गई तो पेन होना चालू हो जाएगा, ब्लड आना चालू होता है, तो वो चीज़ें हमको दिखाई देती है। बट डेंटिस्ट्री के अंदर ऐसा नहीं होता कि कोई भी जो कैविटी शुरू हुई तो इमीडिएटली आपको कोई उसका इफेक्ट या सिम्टम्स हो सकता नहीं दिखाई दे। और हम इतना ध्यान से मुंह के अंदर, खुद के मुंह के अंदर ध्यान से देख भी नहीं सकते, क्योंकि ओरल कैविटी के अंदर खुद के अंदर देखना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो मैं आपको ये सजेशन देना चाहूँगा कि हमको रेगुलर एटलीस्ट 6 मंथ्स में एक बार डेंटल चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। अपने नियर बाई जो भी डेंटिस्ट हैं उनके पास जाके आप अपना डेंटल चेकअप कराइए, जिससे क्या होगा कि जैसे कोई कैविटी इनिशियल स्टेज पे डेवलप होती है या कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे प्लाक है, कैलकुलस है, कुछ भी आपके मुंह में उस डेंटिस्ट को दिखाई देगा तो उसका प्रिवेंटिवली वो ट्रीटमेंट कर देगा। तो उससे क्या होगा कि बीमारी आगे प्रोग्रेस नहीं करेगी। जैसे कैविटीज़ हैं, यदि वो हम उसको एज इट इज़ ऐसे ही छोड़ देंगे तो क्या होगा कि कैविटीज़ ज़्यादा आगे बढ़ेगी। ऊपर का जो दांत का हिस्सा होता है उसको इनेमल बोलते हैं, वो डेड होता है एक तरह से, उसमें कोई लाइफ नहीं होती, तो इसलिए कुछ फीलिंग नहीं आती हमको, कोई सेंसिटिविटी नहीं होगी।
जब वो इनेमल से जो केविटी है नीचे हमारे डेंटिन के अंदर जाती है, जैसे उसके नीचे जब बढ़ेगी, जैसे ये ऊपर दिखा रहा है तो ये सुपरफिशियल केविटी है, अंदर नहीं गई हुई है। और इस केविटी में दिखा रहा है कि नीचे अंदर तक वो प्रोग्रेस कर रही है केविटी, तो फिर उस जाके उसको पेन होना चालू हो जाता है। और जब पेन होता है तो उसके बाद में उसमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, और ज़्यादा डिले कर देते तो दांत का एक्सट्रैक्शन भी करना पड़ जाता है हमको। तो इसलिए हमको कोशिश करना चाहिए कि एटलीस्ट 6 मंथ्स में एक बार हमको डेंटिस्ट को विज़िट करना चाहिए, चाहे हमको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो बेटर रहेगा। सर, जैसे ऐसे कौन से साइंस एंड सिम्टम्स है कि हमें ऐसा लगे कि अभी हमें डॉक्टर के मतलब डेंटिस्ट के पास अभी जाके हमें चेकअप कराना चाहिए? कुछ बेसिक साइंस एंड सिम्टम्स आप बता सकते हैं? पहली चीज़ तो हमको ये देखना चाहिए कि हम खुद अपने जो डेली रूटीन में मिरर होता है उसके अंदर देख सकते हैं। यदि हमको कोई डिस्कलरेशन दिखाई देता है दांत के अंदर, कोई काला सा या ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है, अंदर के साथ दिखाई दे रहा है कुछ कचरा जमा हुआ है, तो इस तरह की यदि कोई भी चीज़ दिखाई दे रही है, पहली चीज़ तो उस समय हमको डेंटिस्ट को विजिट करना चाहिए। यदि कोई भी सेंसिटिविटी होती है हमको, जैसे मान लो कुछ नॉर्मल पानी पी रहे हैं उससे हमको ठंडा लग रहा है, चाय पीने पे नॉर्मल रूटीन की जो चीज़ें हम खाते पीते हैं उनसे यदि कुछ प्रॉब्लम हो रही है, खाने पीने में दिक्कत हो रही है, तो इमीडिएटली हमको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए, उसको डिले नहीं करना चाहिए। सर, जैसे कि हम देख रहे हैं बच्चे आजकल बच्चों को ज़्यादा कैविटी हो रही है, छोटे छोटे जैसे कि मेरे भी बच्चे हैं तो चॉकलेट्स खाते हैं, वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो आपका क्या सजेशन है कि हम बच्चों को किस टाइप से मतलब कंट्रोल कर पाए कि उन्हें कैविटी से बचा सकें हम लोग? हाँ, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मैडम आपने कि भाई बच्चों में आजकल बहुत ज़्यादा कैविटीज़ हो रही हैं और पेरेंट्स बहुत ज़्यादा उसके लिए वरीड रहते हैं कि भाई हमारे बच्चों में कैविटीज़ ना हो उसके लिए। तो होता क्या है कि आजकल बच्चे एक तो चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो कोशिश करना चाहिए कि वो अवॉइड करें चॉकलेट्स, जितना हो सके अवॉइड करें। उसकी जगह सब्स्टिट्यूट दे सकते हैं, जैसे ड्राई फ्रूट्स हो गए, इस तरह की चीज़ें उनके पास हमेशा रखें तो वो खा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब भी वो ऐसी तरह की चीज़ें कुछ खाते हैं, जैसे चॉकलेट वगैरह खाया, तो कोशिश कीजिए कि उसी समय वो अच्छे से रिंस करें अपने माउथ को, हो सके तो ब्रश कर लें, तो उससे क्या होगा कैविटी के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और अपने बच्चों में एक हैबिट डालनी चाहिए कि वो जब भी खाना वाना डिनर हो जाए उनका, तो उसके बाद उनको ब्रश करा के ही सुलाएं। ऐसे नहीं कि वो बस कुछ भी खाते पीते सो गया या फिर उसने ब्रश नहीं किया। तो ये एक हैबिट बड़ों में भी होनी चाहिए कि हम जब भी सोने जा रहे हैं तो उसे जस्ट पहले एक बार ब्रश कर लें, तो उसके बाद ये इस तरह के प्रॉब्लम से बहुत हद तक कम की जा सकती है। ओके सर, जैसे कि हम देखते हैं आजकल ब्रश भी प्रॉपर नहीं करते हैं बच्चे, और बड़े भी आई थिंक सो प्रॉपर ब्रश नहीं करते, तो आप भी कुछ टेक्निक बता सकते हैं कि ब्रश प्रॉपर कैसे किया जाता है? तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ब्रशिंग कैसे करना चाहिए, क्योंकि इंडिया के अंदर आई वुड से कि 90% लोगों को ब्रश करना आता ही नहीं है प्रॉपर तरीके से। वो अपनी तरह से टीवी में देख के या एडवर्टाइजमेंट देख के किसी भी तरह से अपना ब्रश को रगड़ते रहते हैं, उनको ध्यान भी नहीं रहता कि ब्रश किस तरह से करना चाहिए। और वो कंटिन्यूसली कई बार तो खूब टीवी देखते देखते ब्रश कर रहे हैं, घूमते घूमते ब्रश कर रहे हैं, आधा 15-15 मिनट तक ब्रश कर रहे हैं, तो ये कोई सही तरीका नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा ब्रश करने का बिल्कुल सही तरीका क्या है। यदि आप उस तरीके से ब्रश करते हैं तो आपके दांतों में कभी भी कैविटीज़ नहीं होगी और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब भी हम ब्रश करें तो पहले तो मैं बताता हूँ कि गलत तरीके क्या क्या हैं ब्रश करने के। लोग किस किस तरीके से ब्रश करते हैं। जैसे मान लो कि ये आपका मुंह है, तो कुछ लोग तो ब्रश करते हैं इस तरह से, ऐसे ब्रश करते हैं, या फिर कुछ जैसे राइट हैंड है तो लेफ्ट साइड में ही ब्रश करते रहेंगे, कुछ देर तक ब्रश करते रहेंगे, या फिर कुछ लोग ब्रश करते हैं इस तरह से। तो ये सब क्या है, गलत तरीके हैं ब्रश करने के। तो सही तरीका क्या है कि जब भी आप ब्रश कर रहे हैं तो हल्का सा थोड़ा सा मुंह खुला रहना चाहिए आपका, और जो ब्रश है पहले पीछे के दांतों से शुरू करना है आपको। तो जैसे मान लो ऊपर के दांतों को आप ब्रश कर रहे हैं तो ऊपर से नीचे इस तरह से मूवमेंट देना है, ऐसे, और नीचे के दांतों को आपको नीचे से ऊपर ऐसे मूवमेंट देना है। अब आप ध्यान से देखेंगे, यदि आप नीचे से ऊपर ऐसे मूवमेंट दे रहे हैं तो दांतों के बीच में जो भी कचरा है वो आसानी से निकल सकता है ऐसे। और यदि ऐसे ऐसे रगड़ेंगे तो इस तरह से ब्रश करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये इस तरह से तो बेटर है कि ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये इस तरह से यदि ब्रश करते हैं तो दांत खराब होते हैं, उनके अंदर एब्रेशन होता है, नुकसान करता है। तो ठीक है, ये मैंने बता दिया। आगे के दांतों को भी आप ऐसे कर सकते हैं, नीचे से ऊपर, और इधर पीछे के दांतों को नीचे से ऊपर। तो सिंपल सा तरीका है, ऊपर के दांतों को ऊपर से नीचे मूवमेंट देना, नीचे के दांतों को नीचे से ऊपर मूवमेंट देना। और जो ये वाली सरफेस है जिसको हम अक्लूजल सरफेस बोलते हैं, या ऊपर की जो फ्लैट सरफेस है, इसको जब ब्रश कर रहे हैं तो इस तरह से ब्रश कर सकते हैं। अंदर के दांतों को भी करना है तो नीचे वाले दांतों को नीचे से ऊपर, ऊपर वाले दांतों को ऊपर से नीचे, ऐसे ब्रश करना होता है। तो
तो ये सही तरीका है। और ज़्यादा कुश्ती नहीं खेलनी है हमको अपने दांतों के साथ में, बस 1-2 बार यहाँ पे किया, 1-2 बार यहाँ पे किया, फिर आगे बढ़ जाए, फिर ऐसे 2 बार किया, फिर 2 बार, इस तरह से ब्रश करना है। और जो ब्रश को हमको देखना है कि ये ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा कड़क भी नहीं होना चाहिए, मीडियम कंसिस्टेंसी वाला जो ब्रश होता है वो बेस्ट होता है। और यदि वो ब्रश के ब्रिसल्स फैल गए हैं इस तरह से, तो उसको चेंज कर लेना चाहिए। कई बार देखा गया कि ब्रश पूरी तरह से उसके ब्रिसल्स फैल चुके हैं लेकिन फिर भी लोग ब्रश किए जा रहे हैं, तो उस ब्रश करने से कोई फ़ायदा नहीं। सर नॉर्मली ब्रश कितने टाइम करना चाहिए, और आप कोई टूथपेस्ट या फिर ब्रश को सजेस्ट करना चाहेंगे लोगों को? तो ब्रश नॉर्मली लोग क्या करते हैं, सुबह उठते ही ब्रश करते हैं, तो अच्छी बात है, सुबह उठ के ब्रश कर लीजिए। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रश है वो है रात का सोने का ब्रश। सोने से जस्ट पहले जो हम ब्रश करते हैं वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रात को हमारे बॉडी के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं होती है, हमारे मुंह में कोई मूवमेंट नहीं होते हैं, हम पानी वगैरह भी बहुत कम पीते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि बैक्टीरिया को ग्रो करने का अच्छा टाइम मिल जाता है, उनको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, तो वो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं और उससे कैविटी डेवलप होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप सोने से पहले ज़रूर ब्रश करें। और जो रही बात टूथपेस्ट की, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो टूथपेस्ट इस तरह का लेना है जो बिल्कुल जिसमें एब्रेसिव पार्टिकल्स बहुत कम हो, मतलब कि वो ज़्यादा अपने दांतों को घिसे नहीं, तो इस तरह के अपने को टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप ब्रश करें, एटलीस्ट सोने से पहले ज़रूर ब्रश करें, अच्छे से ब्रश करके सोएं। सर जैसे कि आजकल है ना, मसूड़ों में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मसूड़ों में किसी के मसूड़ों में ब्लडिंग भी होने लगती है, तो माउथ वॉश कितना इम्पॉर्टेंट है और किस तरीके से करना चाहिए जो मसूड़ों के लिए हेल्दी साबित हो? हाँ, मसूड़ों में जो गम्स के अंदर प्रॉब्लम होती है उसका मेन कारण होता है टार्टर, और जो जमा होता है, कई बार ऐसा हार्ड डिपॉजिट हो जाते हैं जो ब्रश से हट भी नहीं सकते हैं, तो उनको हम कैलकुलस बोलते हैं। उसको प्रोफेशनल क्लीनिंग के द्वारा ही हटाया जा सकता है, मतलब कि डेंटिस्ट ही आपकी वो क्लीन करके हटा सकता है, आप अपने ब्रश से अपने आप से हटाना इम्पॉसिबल है उसको। तो इस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और गम्स की केयर तभी हो पाएगी जब आप प्रॉपर तरीके से डॉक्टर को विजिट करेंगे, वो रिकमेंड करेंगे आपको कि भाई किस तरह से उसको केयर करनी है। अपनी तरफ से आप कुछ भी, जैसे माउथ वॉश लोग फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, वो सही नहीं है। यदि आपको डॉक्टर रिकमेंड करता है कि आपको माउथ वॉश यूज़ करना है, तो ही माउथ वॉश यूज़ करना चाहिए। अपनी तरफ से अननेसेसरली माउथ वॉश यूज़ करना मैं रिकमेंड नहीं करता। सर कैविटी क्या होती है? कैविटी के लिए कौन कौन से ट्रीटमेंट अवेलेबल है? तो कैविटी होती है कि दांत के अंदर नॉर्मल भाषा में समझे तो खड्डा हो जाना, किसी भी तरीके से खड्डा हो जाना। तो खड्डा होने का कारण क्या होता है कि लोग बोलते हैं कीड़ा लग जाना, तो इस तरह से कोई कीड़ा दांत में नहीं लगता है। ये क्या होता है कि हमारे दांत के अंदर यदि कोई स्टिकी फूड जमा रह गया और रात भर रह गया, या इस तरह से फ्रिक्वेंटली इस तरह की हम खाते हैं जो चिपक जाता है दांतों पे, तो उससे क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो लैक्टिक एसिड बनाते हैं। लैक्टिक एसिड वो क्या करता है, हमारे जो इनेमल है उसके जो मिनरल्स हैं उनको डिज़ोल्व कर देता है, उसकी वजह से वो वीक हो जाता है और वहाँ पे फूड लॉजमेंट या फिर फूड स्टक होने लग जाता है। और वो खड्डा होके वहाँ पे बार बार फूड लॉजमेंट होने की वजह से अंदर का जो हिस्सा होता है जिसको पल्प बोलते हैं, जहाँ पे हमारे नर्व्स होती हैं, ब्लड वेसल्स होती हैं, जैसे ही वहाँ पे वो पहुँच जाता है तो फिर वहाँ पे हमको सेंसिटिविटी होना, पेन होना और इस तरह की सूजन आ जाना, इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बेटर ये है कि आप 6 मंथ्स में एक बार चेकअप कराएं। यदि इनिशियल स्टेज पे कैविटी है तो उसको जस्ट फीलिंग के द्वारा ठीक किया जाता है, और यदि कैविटी बहुत डीप चली गई है, रूट्स के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, तो उस केस में हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं और उसके बाद में एक क्राउनिंग हम उसके ऊपर लगा देते हैं ताकि वो दांत की स्ट्रेंथ बढ़ जाए, और यदि आप कोई हार्ड फूड खाते हैं तो वो ब्रेक नहीं होगा। सर जैसे कि हम देख रहे हैं कि आजकल बहुत सारी कॉस्मेटिक सर्जरीज अवेलेबल है, तो टीथ के लिए भी मतलब ऐसी कोई सर्जरी या फिर ऐसी कोई कॉस्मेटिक प्रोसीजर है जो जिससे कि टीथ सुंदर बन पाए? तो जो टीथ है हमारे फेस का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जब हम स्माइल करते हैं तो सबसे पहले टीथ ही दिखाई देते हैं। यदि हमारे टीथ सुंदर होंगे या फिर अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, तो हमारी स्माइल और फेस अच्छा दिखेगा। तो आजकल बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स भी हैं, बट मोर ओवर कॉस्मेटिक होने के साथ में ही अपने दांतों की हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम आती है कॉस्मेटिक्स के अंदर के, भाई लोगों के दांत टेढ़े मेढ़े हैं, कुछ जिन लोगों के, तो उसमें टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज होता है कि हम एक तो ब्रेसेस लगा के ठीक कर सकते हैं,
और आजकल बहुत एडवांस टेक्निक है जिसको हम क्लियर अलाइनर्स बोलते हैं, मैं दिखा भी सकता हूँ आपको। मैं बात कर रहा था लोगों के जिनके टेढ़े मेढ़े दांत हैं, तो उनका पहला जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट ऑप्शन है कि हम वायरिंग करके या फिर ब्रेसेस लगा के उसका ट्रीटमेंट किया जाता था, जिससे कि जो टेढ़े मेढ़े दांत हैं तो वो अपने अलाइनमेंट में आ जाते हैं। तो उसका एडवांटेज है, पहला एडवांटेज तो है कि दांत सीधे हो जाते हैं, आपकी स्माइल इंप्रूव होती है, एस्थेटिकली इट इज़ गुड। और दूसरी बात है कि दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं तो उनमें कचरा भी ज़्यादा डिपॉजिट होता है, तो सीधे होने से क्या होगा, कचरा कम डिपॉजिट होगा और आपके दांतों की हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और अभी लेटेस्ट अभी आजकल टेढ़े मेढ़े दांत जिनको ठीक कराने, तो क्या होता है कई बार किसी की शादी होने वाली होती है या फिर वो पब्लिकली अपने आप को ब्रेसेस के साथ एक्सपोज नहीं करना चाहते, तो आजकल उनके लिए ट्रीटमेंट है जिसको हम बोलते हैं क्लियर अलाइनर्स। तो ये इस तरह से हमारे पास अलग अलग अलाइनर्स के सेट आते हैं। तो उसमें क्या होता है कि उनको जस्ट ये ट्रांसपेरेंट सी शीट होती है, ये इस तरह की, ये पहननी होती है ऊपर के दांतों पे और ये नीचे के दांतों पे इस तरह से पहनेंगे। तो क्या होगा कि वो धीरे धीरे उनको हर 15 डेज़ में वो ये सेट चेंज करना होता है। जैसे इस पर लिखा हुआ 10 नंबर का, तो आगे 11 नंबर का, इस तरह से अलग अलग नंबर के चेंज करना पड़ता है और उससे उनके दांत बिल्कुल सीधे और परफेक्ट शेप के अंदर आ जाते हैं। और दूसरे कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स होते हैं जैसे जिनको फ्लोराइड है या दांतों का टूटे फूटे हैं, शेप सही नहीं है, फ्लोराइड की वजह से दांत बहुत पीले हैं, तो उसके अंदर हम विनियरिंग ट्रीटमेंट होता है जिससे उनका शेप भी परफेक्टली हम दे सकते हैं। दूसरी चीज़, उनका जो कलर है वो भी बिल्कुल वाइट हो जाता है, तो उससे उनकी स्माइल भी बहुत इम्प्रूव होती है और बहुत ब्यूटीफुल होते हैं। सर आजकल टीथ वाइटनिंग का भी एक प्रोसीजर चल रहा है, तो ये कितना सेफ है टीथ के लिए, और मतलब कितने टाइम्स हम करा सकते हैं इसे, जैसे 6 मंथ में रिपीट करना है या फिर 3 मंथ्स में रिपीट कर सकते हैं? टीथ वाइटनिंग के मेनली 2 प्रोसीजर होते हैं। एक तो होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लीचिंग 2 प्रकार की होती है, एक तो ऑफिस ब्लीच होता है, एक होम ब्लीच होता है। ऑफिस ब्लीच का मतलब होता है कि डॉक्टर आपके टीथ के ऊपर कुछ सॉल्यूशन होते हैं वो लगाएंगे, उससे कुछ शेड्स इंप्रूव हो जाते हैं। और होम ब्लीच में क्या होता है कि हम आपको एक ट्रे बना के देते हैं जिसके अंदर वो सॉल्यूशन आप खुद लगा के घर पे पहन सकते हैं और धीरे धीरे आपका शेड इंप्रूव हो सकता है। तो इसमें तो लगभग 50 to 60% रिजल्ट आते हैं। और इसके थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि कभी कभी कुछ लोगों में थोड़ी बहुत सेंसिटिविटी दांतों के अंदर पाई जाती है। और यदि आपको बिल्कुल परफेक्टली टीथ वाइटनिंग वाला ट्रीटमेंट चाहिए तो उसके लिए विनियर्स मैं सजेस्ट करता हूँ। आजकल बहुत सारे विनियर्स, एडवांस्ड विनियर्स आगे बहुत थिन होता है जिसके अंदर टूथ का स्ट्रक्चर बिल्कुल भी लॉस नहीं होता है, तो उससे बिल्कुल एग्जैक्टली जो आपको स्माइल चाहिए उस तरह की स्माइल उससे आप पा सकते हो। वाइटनिंग भी बिल्कुल परफेक्टली जिस तरह का शेड चाहिए आपको उस तरह का मिल जाता है। ओके सर। सर जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि किसी के टीथ में कीड़े लग जाते हैं या फिर होल हो जाता है, तो उसे निकालना ज़्यादा सेफ है या फिर उसे मतलब हम कुछ प्रोसीजर करके उसे करेक्ट कर सकते हैं, मतलब दोनों में से सेफ क्या है? हाँ, यदि कैविटी हो गई है तो डेफिनेटली उसको निकाल के सही करना चाहिए, वो ज़्यादा बेटर है। उसके आप डेंटिस्ट को विज़िट कीजिए, वो जो कैविटी हो गई उसको क्लीन किया जाएगा डॉक्टर के द्वारा, और वहाँ पे सूटेबल जो मटेरियल आते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल आते हैं उसको फिल करने के लिए, डिफरेंट सिचुएशन डिफरेंट टूथ के हिसाब से। जैसे फ्रंट का टूथ है तो उसमें अलग तरह का मटेरियल होता है क्योंकि वहाँ पे हमको एस्थेटिक मेन कंसर्न है। पीछे का दांत है तो उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पे बाइटिंग फोर्स ज़्यादा चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग डेंटिस्ट डिसाइड करके वहाँ पे फिलिंग मटेरियल यूज़ करते हैं जिससे आपका कैविटी भी रिमूव हो जाएगी और आप अपना नॉर्मल फंक्शन को रिस्टोर कर सकते हैं। सर जैसे कि घर पे अभी एकदम से सडनली दांतों में दर्द आ गया, बच्चों के भी दांतों में दर्द आ जाता है, तो मुझे डेंटिस्ट के पास जाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसके लिए मैं घर पे क्या प्रिकॉशन ले सकती हूँ कि उसे थोड़ा दर्द भी कम हो जाए, यानी जब तक मैं क्लिनिक ना पहुँच पाऊँ? हाँ, उसके लिए आप कुछ सिंपल सी पेन किलर्स आती हैं वो आप अपने घर पे रख सकते हैं। बच्चों के लिए सिरप भी आते हैं तो वो आप अपने घर पे इमरजेंसी के तौर पे रख सकते हैं। वो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके, बेटर तो ये है कि आप इस तरह की कोई सिचुएशन है तो डॉक्टर को फ़ोन कीजिए, वो आपको प्रॉपर जो मेडिसिन है वो आपको प्रेस्क्राइब कर देंगे और उसके बाद में आप डेंटिस्ट को विज़िट कीजिए, वो प्रॉपरली देखेगा उसको भाई किस कारण से पेन हुआ, तो फिर उसके अकॉर्डिंग वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बाकी अपनी तरफ से कुछ भी उसके अंदर सुई लगाना या कुछ करना, वो सब चीज़ें इतनी इफ़ेक्टिव नहीं है, तो बेटर है कि आप डेंटिस्ट से और टेलीफोनिकली आप कंसल्ट करके ट्रीटमेंट ले सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर है।
तो सर मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आप सब लोगों को टीथ से रिलेटेड कुछ हेल्थ टिप्स अगर देना चाहते हैं तो प्लीज़। हाँ, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि भाई हमको अपनी टीथ की केयर किस तरह से करनी है, क्योंकि जैसा कि कहा गया प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। सो हमको ऐसा कुछ कीजिए कि दांतों में प्रॉब्लम हो ही ना, वो ज़्यादा बेस्ट है। तो उसके लिए सबसे पहला चीज़ है घर में हम क्या क्या कर सकते हैं, ओरल हाइजीन मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टिकी फूड और जो स्ट्रीट फूड है वो अवॉइड कीजिए। बच्चों का भी ध्यान रखिए, उनको चॉकलेट्स वगैरह इनसे दूर रखिए। जितना नेचुरल फूड वो लेंगे उतना उनको कैविटीज़ होने के चांसेस कम होंगे। ब्रशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से मैंने बताया प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपके बच्चे छोटे हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं, तो आप खुद हेल्प कीजिए उनकी ब्रशिंग करने में, उनको सिखाइए। आप खुद सीखिए डेंटिस्ट के पास जाके ब्रश करने का सही तरीका क्या है, और सोने से पहले ज़रूर ब्रश कीजिए। और यदि आपको कुछ भी रूटीनली आप एटलीस्ट 6 मंथ में एक बार आपको चाहे पेन होता है नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो भी एटलीस्ट आप डेंटिस्ट के पास जाइए, विज़िट कीजिए, ताकि कोई भी यदि इनिशियली कैविटी है तो वो पकड़ में आ जाएगी और उसको वहीं पे उसी समय उसको रेस्टोर कर दिया जाएगा। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी ओरल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे चैनल के साथ शेयर किया, ये काफ़ी लोगों को फ़ायदेमंद रहेगा। तो सर का जैसे एक्सपीरियंस था उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है, मैं सर को बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ इसके लिए। और आपको अगर जयपुर से अगर बिलोंग करते हैं तो सर की क्लिनिक में आइए, सर बहुत अच्छा ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं जैसे कि आपने देखा है। और ऐसे ही हेल्थ टिप्स जानने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।